Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well and welcome back to another class. कल की क्लास में हमने फंक्शंस एंड ऑपरेशन डिस्कस किए थे फॉर दोस्त जिन्होंने कल की क्लास मिस की है। तो उसके अलावा हमने फंक्शंस देखा था कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की टाइप्स देखे थे, डोमेन रेंज को समझा था। उसके बाद हम इफ इट इज अ फंक्शन और नॉट अ फंक्शन के लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट के बारे में थोड़ा सा समझा। देन हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन को डिस्कस किया। फिर हम नेक्स्ट चीज पे आए, ऑड एंड इवन फंक्शन के ऊपर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमने देखा, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन, ये आज हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आज ये दोनों चीजें कंप्लीट करके। उसके बाद आई विल मूव फॉरवर्ड ऑन सम क्वेश्चन करेंगे। उसके अलावा मेरे पास आप लोगों के लिए वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, तो हम वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितने हो सके आज उस लिहाज से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी पे ना। अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए इफ लिमिट, ये मतलब अब इसका मतलब क्या होता है, अगर ये लिमिट इस फंक्शन को क्या कहते हैं सेटिस्फाई करती है, जो कि ए का वैल्यू हुआ, अगर हम इस फंक्शन में पुट करते हैं और फिर ये फंक्शन डिफाइन होता है, तो हम कहेंगे ये फंक्शन जो है इस वैल्यू पे कंटिन्यूअस है। अगर ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये वाला फंक्शन है, द फंक्शन ये वाला, ठीक है, अगर ये वन ए का वैल्यू यानी लिमिट हम वन लगा दें, यानी एक्स इज इक्वल्स टू वन लगा दें, तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम एक्स की जगह पे वन लगा देंगे तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, विच विल इक्वल टू जीरो। ठीक है, डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाए तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि नथिंग कैन नॉट बी डिवाइडेड विद जीरो। नथिंग कैन बी डिवाइड विद जीरो, कोई भी चीज जीरो से डिवाइड नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको कहते हैं अनडिफाइंड। डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आता, आप लोगों ने ये रूल पढ़ा होगा। ठीक है, तो लिमिट का मतलब ये कंटिन्यूअस का ये चीज होती है कि अगर कोई लिमिट दी जाए, कोई स्पेसिफिक वैल्यू दी जाए या रेंज डोमेन दी जाए, अगर उस स्पेसिफिक वैल्यू पे वो फंक्शन डिफाइंड होता है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा। लेकिन अगर फंक्शन डिफाइन नहीं होता तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं कहलाएगा। ठीक है, और लिम ओके, नेक्स्ट पे हम डेरिवेटिव को भी थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन डेरिवेशन इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं आती। डेरिवेशन का जो बेसिक रूल है वो मैं आपको बता दूंगी, बाकी इतना डिफिकल्ट डेरिवेशन का नहीं आता है। सही है, इसके अलावा लिमिट में कोई भी फंक्शन हो, जैसे ये एक फंक्शन था, इसके अलावा कोई भी फंक्शन हो, अगर वो जहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन मैं आपको बताती हूँ, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू रेडिकल एक्स माइनस वन। अब देखें, अब इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी। अगर मैं आपको कहूं कि ये फंक्शन कौन सी वैल्यूज हैं जिसपे ये फंक्शन डिवाइड मतलब डिफाइन होगा। देखें, इसको थोड़ा सा इस तरीके से लें, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी फंक्शन दिया गया है, जैसे ये एक फंक्शन है, सही है, एफ ऑफ एक्स और एक कुछ वैल्यू है, ये एक फंक्शन है, स्पेसिफिक फंक्शन। हम ये कह रहे हैं कि ये फंक्शन अगर कोई वैल्यू होगी जिसको दी जाए, अगर वो उस पर डिफाइंड होता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा। यानी कि अब फंक्शन इज कंटिन्यूअस इज एक्स इज इक्वल्स टू ए। अब ये जो ए है ये कोई नंबर है, ठीक है, अगर ये नंबर वन है, अगर मैं कहूं कि x इज इक्वल्स टू वन है, इफ इस फंक्शन के अंदर x इज इक्वल्स टू वन हम पुट करेंगे तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो फिर ये फंक्शन अनडिफाइंड आएगा। आप कैलकुलेटर में भी चेक करके देख लें कि अगर किसी को चीज को आप जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड आता है, वो डिफाइन नहीं होता। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखें, ये एक दूसरा फंक्शन है, इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी। इस फंक्शन में दो चीजें हैं, एक नहीं एक चीज है, क्या चीज है इसके अंदर, वो चीज ये है कि x जो है ना नेगेटिव नहीं होना चाहिए। रेडिकल के अंदर जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर रेडिकल के अंदर जीरो आएगा तो वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, अगर रेडिकल के अंदर नेगेटिव वैल्यूज आएंगी तो भी रेडिकल की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो इस फंक्शन के डिफाइन करने के लिए हमें चाहिए कि हमारी जो x की वैल्यू हो वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वन होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होनी चाहिए। सही है, इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, यानी इस फंक्शन की लिमिट ये होगी कि इसके अंदर हम वन या वन से ज्यादा बड़ी वाली वैल्यू डाल सकते हैं। अगर हमने इससे छोटी वाली वैल्यू डाली
तो हमारे पास ये जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि रेडिकल के अंदर हमें नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए। उसी तरह यहाँ पर भी हमें डिनोमिनेटर में जीरो नहीं चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर एक्सेप्ट वन कोई भी वैल्यू यूज हो सकती है, कोई भी वैल्यू इस कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट वन। लेकिन अगर यहाँ पर भी ऐसा होता, अगर यहाँ पर भी इस फंक्शन में अब रेडिकल होता, तो अब इसकी लिमिट चेंज हो जाती। अब इसकी लिमिट एक्सेप्ट वन नहीं होती, इसकी लिमिट भी यही बन जाती। इसकी लिमिट क्या बनती? अब इसकी लिमिट बनती एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो नहीं होता, अब इसकी लिमिट हो जाती एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन वन सॉरी, क्योंकि इस कंडीशन में वन वन डालने पर रेडिकल तो जीरो हो जाएगा, रेडिकल के लिहाज से तो वो डिफाइन होगी, लेकिन अगेन डिनोमिनेटर जीरो होगा तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इसकी रेंज वैल्यू हमारे पास ये आएगी, इसकी डोमेन ये बनेगी, यानी कि एक्स हमारे पास वन से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ आपने ये चेक करना है कि अगर आपके पास आप फंक्शन में कौन सी वैल्यू पुट करते हो तो फंक्शन डिफाइन होता है। मैथमेटिकल के बेसिक रूल यूज होते हैं, जिस तरह डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता उसी तरह रेडिकल में नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। तो आपको ये चेक करना है कि कौन सी वैल्यूज अगर हम पुट करें तो हमारा जो है रेडिकल पॉजिटिव आए, कौन सी वैल्यूज हम पुट करें। अच्छा, किसी ने पूछा है मैम एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन कंटिन्यूस तो है ना वन पर, अगर हम सिंप्लीफाई करें एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन और फिर एक्स माइनस वन को हम करें तो पुट एक्स माइनस वन। अच्छा देखें, एक चीज यहाँ पे समझें, हम अभी लिमिट और कंटिन्यूटी की बात करें, कंटिन्यूटी की बात हम कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में नहीं लेकर आ रहे। हम इस फंक्शन को जिस तरह का ये फंक्शन है उसी वक्त हम उसको वैल्यूज पुट करके ऐड कर रहे हैं, सही है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, बिल्कुल सिंप्लीफाइड स्टेज पर लेकर आए, फिर तो ये फंक्शन ही बदल जाएगा ना, फंक्शन ही चेंज हो जाएगा, तो इसलिए हम ये नहीं कर रहे। सही है, चलें मूविंग फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन पे आते हैं कि डिफरेंशिएट हम कैसे करते हैं, डेरिवेट हम कैसे निकालते हैं। डेरिवेट के लिए बिल्कुल सिंपल 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 रूल है, कोई भी फंक्शन है, जिस तरह यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है आपके पास ना, आपने क्या करना होता है, जो वेरिएबल की पावर है, सही है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल की पावर टू है, तो हम क्या करेंगे, ये टू जो है एक्स का कोएफिशिएंट बन जाएगा और जो ये पावर है उसमें से वन जो है माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे टू था तो वन हो गया, यानी एक्स की पावर खत्म हो गई। अगर यहाँ पे टू की जगह थ्री होता, फॉर एग्जाम्पल थ्री होता, तो फिर इसका डेरिवेट यानी थ्री आगे आ जाता और इसके ऊपर स्क्वायर में टू बचता, सही है, ये इसका डेरिवेट होता। और उसके अलावा डेरिवेट में हम ये करते हैं कि अगर यहाँ पे इसके साथ ऑलरेडी टू होता, यानी इसका कोएफिशिएंट पहले ही इसके साथ होता, तो ये थ्री जो है जो नीचे साइड में हम लेकर आए यहाँ पर वो सिक्स हो जाता, क्योंकि थ्री टू से मल्टीप्लाई होता तो ये सिक्स हो जाता और पावर में वन माइनस कर देते। तो यानी डेरिवेट का ये रूल है कि वेरिएबल की पावर में से वन माइनस कर देंगे और वेरिएबल की जो पावर है वो कोएफिशिएंट के आगे, मतलब कोएफिशिएंट बन जाएगी उस वेरिएबल का। इस तरह हम उसको डेरिवेट कर सकते हैं। अब कोई भी दूसरी इक्वेशन लेते हैं, उसका हम डेरिवेट निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एक्स पावर थ्री प्लस एक्स टू पावर टू एक्स पावर टू प्लस थ्री एक्स प्लस वन। तो अगर हम इसका डेरिवेट निकालेंगे ना तो ये आएगा थ्री एक्स स्क्वायर, सही है, क्योंकि ये जो थ्री था इसके ऊपर इसकी पावर जो थ्री थी वो आगे आ जाएगा, कोएफिशिएंट बन जाएगा और जो जो पावर है इसमें से वन माइनस हो जाएगा, तो इसका डेरिवेट ये होगा। अगेन हम यहाँ पे आएंगे, दूसरे वाले का करेंगे, इसके साथ ऑलरेडी कोएफिशिएंट में टू है, तो टू के साथ टू जो जो ऊपर से आएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फोर एक्स बन जाएगा, क्योंकि टू में से वन माइनस करेंगे तो इसकी पावर बन जाएगी। सेम सिमिलरली इसमें इसकी पावर वन है तो इसकी पावर में से कम हो जाएगी तो इसकी पावर जीरो हो जाएगी, सिर्फ थ्री बच जाएगा। और ये जो वन है कांस्टेंट, डेरिवेट करते हुए कांस्टेंट खत्म हो जाता है, तो ये जो है वो जीरो हो जाएगा। तो हमारा जो डेरिवेट निकलेगा वो ये निकलेगा, अगर जीरो को हटा दिया जाए तो ये इसका, इसको ऐसे लिखते हैं। सही है, सही है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हमने कल कर लिया था, पहला वाला क्वेश्चन हमने कल कर लिया था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखें। अब इससे आपको थोड़ा सा समझ आएगा जो डोमेन की मैं बात कर रही थी। ठीक है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये एक फंक्शन है, इसकी डोमेन, डोमेन का मतलब ये होता है कि
वो वैल्यूज जो एक्स में, यानी अगर हम इस फंक्शन में पुट करें तो ये फंक्शन डिफाइंड आए। तो अब आप मुझे बताएं कि इसकी डोमेन कौन सी होगी? बी होगा। ओके गॉट इट, सही है। इसकी डोमेन क्या होगी? बी होगी। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं इसका आंसर जो है वो ये होगा, तो बिल्कुल ठीक, इसका आंसर यही होगा, क्योंकि अगर हम 2 पुट करेंगे तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज पर ये डिफाइंड रहेगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉर द फंक्शन, ये एक फंक्शन है, व्हाट इज f2? अगर इस फंक्शन में हम 2 डालें तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 5 आएगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर 2 तो 4 हो जाएगा, और 4 3 जा 12, और यहाँ पे -8 + 1, ठीक है। 12 13, 13 में से 8 माइनस करो तो यू गेट 5। ओके सही है, तो ये हमारे पास राइट आंसर है। थर्ड पे आते हैं, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ, अगर हम इन दो फंक्शंस को, अगर ये फंक्शंस हैं, एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है, इन दोनों फंक्शंस को ऐड करें तो हमारे पास क्या, कौन सा सही आएगा? ए सही आएगा। ओके, x² + 3x + 2, ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन? इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक फंक्शन है? क्वाड्रेटिक फंक्शन कौन सा है? बी, वेरी गुड। अब ये थोड़े से क्वेश्चन है, एमसीक्यूज हो गए, अब ये क्वेश्चन है। फाइंड द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन फाइंड करनी है आपकी। अगर f ऑफ x ये है आपके पास और g ऑफ x ये है, की कंपोजिशन क्या होगी? 4x² + 4x + 2। ओके सही है। डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इवन, ऑड और नीदर। क्वेश्चन 7 है, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इवन, ऑड और नीदर। ये वाला जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, या नीदर है? अच्छा ऑड है। अगर मैं कहूँ कि ऑड नहीं है तो? ओके, ऑड और इवन को हम क्या कहते हैं? ऑड और इवन, अगर हम फंक्शन के अंदर नेगेटिव वैल्यू पुट करें तो हमारे पास अगर नेगेटिव आंसर आता है तो हम कहते हैं ये ऑड फंक्शन है, अगर पॉजिटिव आता है तो हम कहते हैं ये इवन है। अगर कभी किसी वैल्यू पर पॉजिटिव आता है, किसी वैल्यू पर नेगेटिव आता है, तो हम कहते हैं कि जी ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है? ये हमारे पास नीदर है, ना तो ये ऑड है ना तो ये इवन है। अब अगर मैं कहूँ कि मैंने एक वैल्यू ली जो कि है -1, सही है। अगर मैं -1 वैल्यू लूं तो अगर मैं -1 का क्यूब करूंगी तो -1 ही आएगा, और x की जगह x माइनस है, सही है। माइनस ऑलरेडी है x के साथ, ये नोटिस करें, x के साथ ऑलरेडी माइनस है। अब -x में यहाँ पे -1 पुट करूंगी तो ये मेरे पास आ जाएगा -1, ये रहा -1, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगर ये प्लस हो गया तो ये +1, तो -1 + 1 = 0। 0 तो नेगेटिव नंबर नहीं है। इवन ऑड ऐसे पता चलेगा कि अगर आप नेगेटिव वैल्यू फंक्शन में पुट करें, जैसे मैंने इस फंक्शन में नेगेटिव वैल्यू पुट की तो मुझे जो है 0 आंसर मिला, सही है। इस एक -1 पे मुझे 0 मिला। ओके गुड, समझ गए। तो -1 पे मुझे 0 मिला, 0 तो नहीं है हमारे पास, और क्या कहते हैं, नेगेटिव नंबर नहीं है, तो इसलिए ये नीदर होगा, क्योंकि किसी वैल्यू पर, एक वैल्यू पर ये हमारे पास ऑड नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे -2 डालूं तो ये -2 पे ये हो जाएगा -8। अगर ये -8 है, माइनस -2, तो इस पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? इस पे हमारे पास वैल्यू आएगी -6। -6 एक नेगेटिव नंबर है, तो इसलिए हमारे पास इस पे आ गया नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। तो वी कैन से दैट कि ये जो है वो नीदर और नॉट इवन, सही है, दोनों में से कोई भी नहीं है, ठीक है। अब इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड करना, ये आई थिंक मैंने कल करवाया था, इसको स्किप करते हैं। ये वाला आप लोग अभी कर चुके हैं। इफ ये फंक्शन है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये बिल्कुल इजी है। अभी इस पे आए, फॉर द पीस वाइज फंक्शन, सही है, फॉर द पीस वाइज फंक्शन। अब इसका क्या करेंगे, देखें, इस पे पीसेज हैं, एक पीस फंक्शन का ये है, ये वाला, और दूसरा पीस फंक्शन का ये वाला है, सही है। अब इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो फंक्शन में हमें वैल्यू यूज करनी है, अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो हम x² यूज करेंगे। अगर हमारे पास लेस देन 0 है तो हम -x यूज करेंगे, सही है। फॉर द पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन ये होता है जिसमें हमारा फंक्शन डिवाइड होता है दो हिस्सों में,
दो हिस्सों में डिवाइड होता है और उसमें से हम एक हिस्सा एक वैल्यू पे यूज कर सकते हैं। जिस जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास फंक्शन में वैल्यू यूज करनी है -2, सही है, -2 यूज करनी है। -2 क्या है, -2 <<0 है, सही है, तो हम -x यूज करेंगे और उसके लिहाज से हम इस फंक्शन की वैल्यू बताएंगे। सही है, -x की जगह पे आप -2 पुट करें तो आपके पास आंसर आएगा +2। सही है, एक आंसर आएगा आपका +2। दूसरा दूसरा पीस क्या है इस फंक्शन का, वो ये है कि अगर आपके पास वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो तो आप x² यूज करेंगे। हमारे पास 1 है जो कि 0 से बड़ा है, तो 1 के ऊपर हम स्क्वायर भी अगर लगा दें तो ये 1 रहेगा, तो ऐसे आंसर आएगा। यानी कि ये पीस वाइज फंक्शन में हम दोनों में से कोई एक पीस यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसे इस तरह देखें कि ये दो हिस्से हैं, ये एक फंक्शन है लेकिन उस फंक्शन के दो हिस्से हैं, दो पार्ट्स हैं। आपने बताना है कि ये वाला जो फंक्शन है f(x), इसकी वैल्यू क्या होगी -2 पे और +1 पे। -2 पे क्या होगी, +1 पे क्या होगी। तो उस लिहाज से आपको ये अब समझ नहीं आएगा कि भाई मैं कौन सा फंक्शन का पार्ट यूज करूं, कोई एक पार्ट यूज कर सकते हैं। सही है, फंक्शन का पहले वाला पार्ट यूज करो x² वाला या -x वाला, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि अगर आपको जो वैल्यू पुट करनी है फंक्शन में वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो आप ऊपर वाला ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। अगर वैल्यू जो है वो <<0 है तो आप ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। यानी कि -2 पे हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे क्योंकि -2 इज <<0, और 1 पे हम x² वाला फंक्शन यूज करेंगे बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 0 ऑब्वियसली। ठीक है, अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पर। वर्ड प्रॉब्लम्स पे हम देखेंगे जिस पे ज्यादा मेहनत की जरूरत हुई उस पे हम काम करेंगे, बाकी कैलकुलेशन वगैरह तो आप लोग समझ जाएंगे, आई होप सो। फॉर एग्जाम्पल ये इसकी इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशंस तक अगर आप बना ली तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस आप लोगों को सॉल्व करनी आती है। सही है, अ फ्रूट वेंडर सेल्स एप्पल्स एट $5 per kilogram and oranges at 3 per kilogram, $3 per kilogram। ये क्या है, रेट ऑफ सेलिंग रेट है। किलोग्राम $5 का मिलता है एप्पल्स का और ऑरेंजेस का $3 का मिलता है। सो इफ कस्टमर बाइज अ टोटल ऑफ 10 kilograms ऑफ फ्रूट, उसने टोटल 10 किलो का फ्रूट लिया है और $42 स्पेंड किए हैं, तो हाउ मेनी kilograms ऑफ ईच टाइप ऑफ फ्रूट विद द कस्टमर बाय। सही, कितने किलो उसने एप्पल्स लिए और कितने किलो उसने ऑरेंजेस ली। तो इसके लिए हम करेंगे सबसे पहले लेट किलोग्राम ऑफ एप्पल्स इज x एंड किलोग्राम ऑफ ऑरेंजेस इज y। सही है, तो हमने लेट कर दिया कि हमारे पास जो x है वो एप्पल्स के किलोग्राम को शो कर रहा है और जो y है वो ऑरेंजेस के किलोग्राम्स को शो कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई टोटल उसने कितने किलोग्राम लिए थे, 10 किलोग्राम लिए थे। कितने लिए थे, 10 लिए थे। अब इसमें से जितने भी फॉर एग्जाम्पल जितने भी किलो उसने एप्पल लिए, जितने भी किलो जो है उसने ऑरेंजेस लिए, लेकिन टोटल दोनों का सम जो है मिलाकर वो बन रहा है 10। तो अगर हम एप्पल के किलो को और ऑरेंजेस के किलो को प्लस करें तो हमारे पास टोटल किलोग्राम आ जाएगा जो कि 10 है। ठीक है, उसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन हमें क्या मिली है, दूसरी इंफॉर्मेशन मिली है कि जो एप्पल्स हैं वो सेल हो रहे हैं $5 पर किलोग्राम के ना। और हमें अब प्राइस की दूसरी इंफॉर्मेशन किसकी मिली है, प्राइस की, जितने उसने प्राइस पे किए। किलोग्राम की हमने कर ली, अब प्राइस की करेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि भाई 5x, यानी कि पैसे जो है उसके उस हिसाब से लगेंगे, जितने किलो उसने ली होगी एप्पल्स उतने उसके पैसे एप्पल्स पे लगेंगे, और जितने किलो उसने ऑरेंजेस ली होंगी उतने पैसे जो है उसके ऑरेंजेस पे लगेंगे। तो हम उसने टोटल पैसे कितने किए, यानी कि दोनों के पैसे को मिला के हमारे पास आ गया 42, ये उसका हो गया अमाउंट। सही है, ये दो हमारे पास इक्वेशंस बन गई, ये दो इक्वेशंस बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने करना है साइमल्टेनियसली सॉल्व। आप लोगों को आई होप साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना आता है। ऑरेंजेस 4 एप्पल 6, ये किलोग्राम्स है। ठीक है, जो भी आंसर हुआ इसको बस साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा। अभी दूसरा क्वेश्चन है, इसकी इक्वेशन आप लोग बनाकर दिखाएं मुझे। ये जो सेकंड क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर गार्डन हैज अ लेंथ दैट इज 4 meters लॉन्गर देन इट्स विड्थ। मतलब उसकी कुछ कोई लेंथ है
गार्डन की, और जो उसकी जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर बड़ी है। कोई विड्थ होगी और लेंथ जो है वो 4 मीटर विड्थ से बड़ी है। इफ द एरिया ऑफ द गार्डन इज 96 स्क्वायर मीटर्स, अगर उसका एरिया 96 स्क्वायर मीटर्स है, देन व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, यानी लेंथ कितनी है और विड्थ कितनी है। इसको ना साइमल्टेनियसली भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इसको आप एक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेट मी टेल यू हाउ। हमने कहा कि इसकी कोई विड्थ होगी, हमारे पास सिंपली फॉर्मूला क्या होता है, W इंटू एल या L इंटू डब्ल्यू। ठीक है, ये हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है ना, सिंपल। हमने क्या कहा कि कोई विड्थ है, लेट द विड्थ इज W, विड्थ इज W। ठीक है, विड्थ हमारे पास W है एंड लेंथ इज W+4। सही है, हमारे पास लेंथ क्या है, लेंथ है W+4, क्योंकि वो 4 मीटर बड़ी है ना उससे। तो ये हो गया। आपने भी, जिसने मुझे सॉल्यूशन भेजा है उसने ऑलमोस्ट ऐसे ही किया है, लेकिन अब हमें इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं कि हमने कहा भाई W की जगह पे हमने विड्थ की जगह पे W रखा और लेंथ की जगह पे हमने W+4 रखा, क्योंकि हमने यही कहा है ना कि लेंथ W+4 है, और इसको बराबर कर दिया 96 से। अब इसको हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज करने की जरूरत नहीं है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा W², ठीक है, और ये इसके बाद हो जाएगा 4W + 4W इज इक्वल्स टू 96। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर भी सॉल्व कर सकते हो, साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, W के जो दो वैल्यूज आ रहे हैं इस लिहाज से, W की 96 कहाँ से आएगा वैल्यू, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिहाज से आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, फिर उसमें से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, उसमें से हम जो है वो पॉजिटिव यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास लेंथ विड्थ वगैरह ये चीजें पॉजिटिव होती, नेगेटिव नहीं होती। अच्छा, ये हाउ, अभी किसी ने पूछा है L इज इक्वल टू 4+W एंड L इंटू W इज 96। देखिए ये ऐसे हुआ क्योंकि हमने ऑलरेडी कहा है ना कि गार्डन की जो लेंथ है वो 4 मीटर विड्थ से बड़ी है। तो सपोज कर लो विड्थ W है, हमने इसको वेरिएबल दे दिया। आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, मैंने W इजी करने के लिए यूज किया था, X कर दें, Y कर दें, A कर दें, B कर दें, जो भी कर दें, सही है। आपने इसके लिए कोई वेरिएबल यूज किया। अब विड्थ चाहे जो भी है, वॉट एवर इट इज, लेकिन जो लेंथ है वो उससे 4 मीटर बड़ी है, तो हम विड्थ में 4 मीटर प्लस कर देंगे तो हमें लेंथ मिल जाएगी। जैसे हमने कहा विड्थ में अगर हमने 4 मीटर प्लस कर दिए तो हमें लेंथ मिल गई। उसी तरीके से अब जो है हम इसको इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ वी कैन सॉल्व इट साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली नहीं, इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर। ठीक है, -12 और 8, अगर किसी ने आंसर दिया, अगर ये सही आंसर है तो -12 में से, -12 और 8 में से हम -12 को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव है, हमारे पास लेंथ विड्थ वगैरह ऐसी चीजें नेगेटिव नहीं होती हैं, इसलिए हम पॉजिटिव नंबर यूज करेंगे जो कि 8 है। सही है, तो अगर हमारे पास विड्थ 8 आई है तो ऑटोमेटिकली लेंथ हमारे पास 12 हो जाएगी। ग्रेट, सही है। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के आप लोगों ने बहुत सारे पूछे थे मुझसे कि प्रोबेबिलिटी करवाएं, प्रोबेबिलिटी करवाएं, तो इसलिए इसका एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया है। सिंपल सा क्वेश्चन ऐड कर दिया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 6 रेड 4 ब्लू एंड 5 ग्रीन मार्बल्स। ठीक है, इफ यू randomly select one marble from the bag, what is the probability that is either blue or green? सही है। अब देखें, इमेज अज्यूम करें, बैग में 6 जो है वो रेड मार्बल्स हैं, 4 ब्लू हैं और 5 ग्रीन है, तो टोटल कितने मार्बल हुए, 15 मार्बल्स टोटल हुए। सही है। अब हमें पता है कि 6 रेड हैं और 4 ब्लू हैं, 5 ग्रीन है, हमें किसकी चाहिए प्रोबेबिलिटी, ईदर ब्लू हो और ग्रीन हो। ईदर और का मतलब है दोनों में से कोई भी हो सकता है, सही है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम इनको प्लस कर देंगे, यानी ब्लू कितने हैं, ब्लू हमारे पास 4 हैं, और ग्रीन कितने हैं, ग्रीन हमारे पास 5 है। तो 4 + 5 हमारे पास हो जाएंगे 9। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालेंगे कि 9 टाइम 15। डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी निकालते वक्त हम वो नंबर लिखते हैं जो टोटल होगा। सही है, ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी किसकी, ब्लू और ग्रीन की। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा तो ये हो जाएगा 3/5। तो यहाँ पे अगर 3/5 कोई भी 5 मार्बल निकालो तो प्रोबेबिलिटी है कि तीनों में से कोई ब्लू कोई ग्रीन हो सकता है। दिस इज व्हाट वी मीन बाय प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अब कहा कि जो है आपके पास एक डाइस है, ठीक है,
यू रोल अ डाइस, ठीक है, हाउ मेनी चांसेस आर देयर फॉर ओड नंबर। सही, आपने कोई डाइस रोल किया है, डाइस के कितने साइड्स होते हैं? डाइस के 6 साइड्स होते हैं, सही है। डाइस के अगर 6 साइड होते हैं तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में तो 6 ऑटोमेटिकली आएगा। ऑड नंबर कितने होते हैं? ऑड नंबर डाइस में कितने होते हैं? 3 ऑड नंबर्स होते हैं। 3 ऑड नंबर्स होते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 3/6, ठीक है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2। यानी कि अगर आप डाइस को रोल करते हैं तो दो में से एक चांस है कि आपके पास जो है क्या आएगा, आपके पास आएगा ऑड नंबर। इवन के लिए भी सेम है, ठीक है। अभी आते हैं, अच्छा अब आप लोग कह रहे हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना समझाएं, और भी मेरे पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं मजीद वर्ड प्रॉब्लम समझाऊं या साइमल्टेनियस इक्वेशन समझाऊं? अच्छा, 3/6 इज इक्वल्स टू 1/2, नॉट 1/3। चले वर्ड प्रॉब्लम आगे करते हैं। अभी आ गया ये रेशो और प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन है, इसको देखें। टू फ्रेंड्स सारा एंड एलिस आर शेयरिंग अ सम ऑफ मनी इन द रेशियो 3/5। If Alice received $80 more than Sarah, how much money did each of them receive? इसको थोड़ा सा अनपैक करने की कोशिश करें क्वेश्चन को। किसी ने इक्वेशन दी है, वो है 5x इज इक्वल्स टू 80 प्लस 3x। आपकी इक्वेशन से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप कह रही हैं 5x इज इक्वल्स टू 80 प्लस 3x। अगर इसको सॉल्व किया जाए फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे पास आएगा 2x इज इक्वल्स टू 80 वेयर x इज इक्वल्स टू 40। तो x क्या है? मल्टीप्लाई करना है हमने यहाँ पे। तो अगर 40 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 120 रेशियो। अगर हम 40 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 200। सही है। तो हैंस इट इज प्रूव कि उसके पास 80 रुपए ज्यादा हैं इस रेशियो के लिहाज से। अच्छा, तो ये इक्वेशन कैसे बनी? ये इक्वेशन ऐसे बनी कि हम कह रहे हैं टू फ्रेंड्स आर एट, अच्छा वॉट एवर देयर मनी इज ना, देयर मनी, उनकी मनी का जो हम नंबर निकाल रहे हैं, जो कॉमन नंबर है उनके पास, कॉमन मल्टीपल है, वो जो है एक्स है। एक्स उसको सपोज कर रहे हैं। तो अगर 5x यानी कि उसके पास 3, इसके पैसों में अगर हम 80 मिला देंगे तो वो उसके पैसों के बराबर आ जाएगा। सही है। तो इसलिए हम कह रहे हैं 5x इज इक्वल्स टू 80 प्लस 3x। क्योंकि अगर ये रेशियो में है तो एक कॉमन नंबर है जिससे इनका जो पैसा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो वो कॉमन नंबर हमने लेट कर लिया x को। ओके ग्रेट। अभी ये क्वेश्चन है, थोड़ा फिजिक्स की टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे होते हैं क्वेश्चंस मैथ में भी। A train travels 240 kilometers in 4 hours and another train travels 300 kilometers in 5 hours. Which train has a higher average speed by how much? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद आप दोनों की अलग अलग एवरेज स्पीड निकालेंगे एंड देन यू विल टेल कि कौन सी वाली जो ट्रेन है उसकी, फॉर एग्जांपल ये पहले वाली जो ट्रेन है, ट्रेन ट्रेवल्स 240 वाली, इसको कहते हैं ट्रेन ए और दूसरी वाली को कहते हैं ट्रेन बी। सही है। तो अब इनकी आपने स्पीड निकालनी है। सबसे पहले एवरेज स्पीड के लिए हम टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम में करके इसको हम क्या करेंगे, 240। आपको स्पीड का फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए। सही है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम अगर एवरेज स्पीड हो तो। स्पीड को हम ऐसे ही रहने देते हैं, 240 डिवाइडेड बाय 4 आवर्स, ठीक है। तो हमने इसका स्पीड निकालनी है। 240 को 4 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। इसकी क्या हुई एवरेज स्पीड? इसकी एवरेज स्पीड हुई 60 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन ए, फॉर ट्रेन ए, ठीक है। अब हम ट्रेन बी की तरफ आते हैं। ट्रेन बी के लिए हमारे पास स्पीड जो है वो है 300 किलोमीटर पर 5 आवर्स। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इनकी जो स्पीड है, दोनों की स्पीड
वो सेम है, दोनों ट्रेन्स जो हैं सेम स्पीड से ट्रेवल कर रही हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं परसेंटेज की। ये परसेंटेज वाला तो बहुत ही बेसिक है और टाइम भी ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। सही है, तो बाकी के जो क्वेश्चन रह गए वो हम करेंगे कल। कल नहीं, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट मेरी जो क्लास होगी। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय।